हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो आज जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 लेक्चर करे, बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उन 2 लेक्चर में हमने क्या क्या करा एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज अपना थर्ड लेक्चर जो है उसी को यहां से आगे बढ़ाएंगे। देखो, मैंने पहले ही बोला था कि आपको अगर थर्ड लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से करना है तो आपको 2 लेक्चर का जो भी पढ़ाया हुआ है अभी तक हमने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में, उसकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। कौन सा कंपोनेंट किस साइड आता है, कहां आता है, सब पता होना चाहिए। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लोगों ने क्या देखा था? बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन। क्या देखा था? बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन सर क्या थी? सबसे पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करता है मेरे भाई क्या? सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या? सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन में 3 चीजें। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होते हैं। क्या इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बीओपी रिकॉर्ड करता है? आंसर इज नो। बीओपी सिर्फ रिकॉर्ड करता है इंडिया जो भी ट्रांजैक्शन करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, चाहे पैसे आए चाहे जाए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रहे हैं। अब वो जो टर्म थी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उसमें कितनी चीजें आती थी? 4। नंबर 1 इज व्हाट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स विच इज गुड। नंबर 2 क्या था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम विच इज सर्विस। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन लोग आपके वन साइडेड जो थे बेसिकली, जो गिफ्ट एंड डोनेशन वगैरह। और 4th आप कहोगे कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है मेरे भाई, अब अगर मैं बात करता कौन से वाले, जो फर्स्ट थर्ड जो स्टार्टिंग के 3 थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनविजिबल और यूनिलेटरल, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आते हैं। और अगर मैं बात करूं किसकी? कैपिटल ट्रांजैक्शन की, तो वो सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अपन आए थे करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में बेसिकली वो ट्रांजैक्शन आते थे, कौन से वाले सर? जो अब्रॉड में हमारे एसेट और लाइबिलिटीज पे कोई भी फर्क नहीं डालते। आप नोटिस करना, जितने भी ट्रांजैक्शन मैंने करंट अकाउंट में लिखे हैं उन ट्रांजैक्शन से अब्रॉड में, बाहर कंट्री में, ना ही आपका कोई एसेट ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी, किसी में भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा। लेकिन कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जिससे अब्रॉड में आपके एसेट एंड लाइबिलिटी में चेंज आ जाए। जैसे बोरोइंग करोगे आप तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बाहर, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करी आपका एसेट क्रिएट हो गया, तो कैपिटल में वो आएंगे जो अब्रॉड में एसेट एंड लाइबिलिटीज में चेंज लाते हैं। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आएंगे जो अब्रॉड में आपके एसेट एंड लाइबिलिटीज में किसी भी तरह का चेंज नहीं लाते। कोई दिक्कत मेरे भाई इसमें? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ये क्लियर हो गया। फिर हमने देखा था करंट अकाउंट में क्या आता है। सबसे पहले भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इस तरीके का बनता था। यहां पे आती है रिसीट साइड, इसे बोलते हैं पेमेंट साइड, और रिसीट को ही क्रेडिट आइटम्स बोलते हैं, पेमेंट को डेबिट आइटम बोलते हैं। अकाउंट्स में उल्टा होता है डेबिट क्रेडिट, यहां पे थोड़ा सीन अलग है। ठीक है, करंट अकाउंट की अगर मैं रिसीट साइड बोलूं तो क्या क्या था करंट अकाउंट की रिसीट साइड में? सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यूनिलेटरल रिसीट्स जिसमें ट्रांसफर इनकम आ गई, गिफ्ट आपने रिसीव करा, डोनेशन आपने रिसीव करी, वो सारा कहां गया? करंट अकाउंट के क्रेडिट आइटम यानी रिसीट साइड में। अगर मैं करंट अकाउंट के डेबिट आइटम यानी पेमेंट की बात करूं तो सर एक्सपोर्ट और सॉरी इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट कर दी, आपने गिफ्ट दिया, आपने डोनेशन दी, तो यहां से बेसिकली क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है और यहां पे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में भी 2 साइड है, क्रेडिट और डेबिट। अब अगर मैं क्रेडिट आइटम की बात करूं, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो करेगी, जैसे ऑफिशियल ट्रांजैक्शन और अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन। अनऑफिशियल क्या थी सर? जब 2 कंट्रीज की गवर्नमेंट लेंडिंग एंड बोरिंग करती है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। जब 2 प्राइवेट पर्सन लेंडिंग एंड बोरिंग करते हैं, अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन। सिंपल भाषा में लास्ट क्लास में डेप्थ में बताया था। ठीक है, अब अगर हमारी कंट्री ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने बोरोइंग करी है तो वो क्या होगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने करी तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हुआ, कैपिटल अकाउंट में आएगा, और क्योंकि बोरोइंग करी है तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा, इसीलिए ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के किस साइड? क्रेडिट साइड यानी रिसीट आइटम में आएगा। लेकिन हमने अगर मान लीजिए लोन दिया है तो क्योंकि गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को लोन दिया, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में तो आएगा, लेकिन किस साइड? क्योंकि लोन दिया है, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, इसीलिए वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पेमेंट यानी डेबिट आइटम आएगा। सिमिलरली अनऑफिशियल में होता है, बस प्राइवेट दे रहे थे, अगर लोन लिया है तो क्रेडिट आइटम में, अगर लोन दिया है तो डेबिट आइटम। फिर नेक्स्ट आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट थे, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको ओनरशिप और प्रॉफिट दोनों मिलेगा, मतलब प्रॉफिट भी मिलेगा और कंट्रोल और ओनरशिप भी मिलेगी। अगर पोर्टफोलियो की बात करूं तो पोर्टफोलियो में सिर्फ आपको प्रॉफिट मिलता है, ओनरशिप
नहीं मिलती। एग्जांपल दिया था, रिलायंस ने एप्पल के शेयर खरीद लिए, मतलब मान लो अंबानी जी ने वहां पे एप्पल के शेयर परचेज कर लिए, तो यहाँ पे जो शेयर परचेज हुए 1000 शेयर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जो अंबानी जी है उन्हें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का पार्ट, यहाँ पे कंट्रोल नहीं मिल जाएगा उन्हें एप्पल का। तो जिस इन्वेस्टमेंट से आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा वो क्या है, पोर्टफोलियो। प्रॉफिट प्लस ओनरशिप दोनों मिलेगी, वो क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, चाहे डायरेक्ट हो चाहे पोर्टफोलियो, अगर बाहर से इंडिया में आई है तो वो की डायरेक्ट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, और क्योंकि वो आई है तो इंडिया में पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, क्रेडिट आइटम आएगी फ्रॉम अब्रॉड वाली। और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहे डायरेक्ट हो चाहे पोर्टफोलियो इंडिया के पर्सन ने बाहर करी है, तो क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा तो वो कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाएगी, पेमेंट यानी डेबिट आइटम्स में। आई होप आपने इतना अच्छे से रिवाइज करा हो भाई, इसको ढंग से आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि इस क्रेडिट आइटम का इनमें से कौन सा, ऐसे एमसीक्यू आ जाएगा कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये 3 कोई भी दे देगा, एक इसमें से उठा के दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल में क्या आता है, और करंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है, डेबिट में क्या आता है, कैपिटल के क्रेडिट में क्या आता है, डेबिट में क्या आता है। तो ये बातें याद रखनी है, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। अब आज की क्लास में अपन इसी को एक लेवल आगे लेके जाने वाले हैं, इसी में थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अब इसी को, ये तो कंपोनेंट हो गए, अब इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। सर जो अपना करंट अकाउंट है ना, जो अपना क्या है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का फर्स्ट कंपोनेंट बोले तो क्या है, करंट अकाउंट का फर्स्ट कंपोनेंट सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है तो वो इधर आता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, और जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है तो इधर आता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है। मेरे भाई इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पहला आइटम है करंट अकाउंट का, इसके जो डिफरेंस होते हैं, क्या बोलते हैं इसके डिफरेंस को, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के जो डिफरेंस होता है, इसे बोलते हैं मेरे भाई क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। और किसी आइटम की बात नहीं करा, सर्विस यूनिलेटर की बात नहीं करा, सिर्फ करंट अकाउंट का ये जो पहला कंपोनेंट है, ए वाला जो मैंने लिखा है, ये वाला, इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या बोला मैंने, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट पहले आएगा फिर इंपोर्ट आएगा, तो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इज व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है सर, क्या ये बैलेंस आ सकता है, मतलब बीओटी जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट फॉर्म में बीओपी बोलते हैं ना, वैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट फॉर्म में होता है बीओटी। अब ये जो बीओटी है, क्या ये बैलेंस आ सकता है? सर बैलेंस क्या होता है? अरे आप लोग सारे अकाउंट वाले हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे कॉमर्स वाले अकाउंट्स होंगे उनके पास, उन्हें पता है जो अकाउंट होता है वो बैलेंस कब होता है। सर बैलेंस तब होता है जब एक साइड और दूसरी साइड दोनों क्या इक्वल है, तब बैलेंस हो गया। सर यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है, क्रेडिट साइड मतलब यहाँ पे अगर मैं बीओटी की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड, ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड और इंपोर्ट ऑफ गुड दोनों की वैल्यू सेम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, बैलेंस क्या होगा, बीओटी क्या आएगा, बैलेंस। सर बीओटी बैलेंस कब आएगा, बीओटी बैलेंस आएगा जब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे लिख लेते हैं, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू व्हाट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हाँ है ना मेरे भाई, हाँ जल्दी से बताओ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या सबसे पहले सर, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब ये जो बीओटी है ये बैलेंस भी आ सकता है और अनबैलेंस भी आ सकता है। क्या बोला मैंने, जो बीओटी है वो बैलेंस भी आ सकता है और अनबैलेंस भी। सर अनबैलेंस कब आएगा मेरे भाई, अनबैलेंस आएगा ये कब, अनबैलेंस आएगा कब, व्हेन एक्सपोर्ट इज नॉट इक्वल टू इंपोर्ट। क्या बोला मैंने, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल नहीं है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, अनबैलेंस। और जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स दोनों इक्वल है, मतलब एक्सपोर्ट भी आपने $100 का करा है, इंपोर्ट भी आपने $100 करा है, तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं, वो क्या है, बैलेंस। क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल है, इसलिए ब्यूटी बैलेंस हो गया। अब मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट जो है वो 100 का करा और इंपोर्ट 80 का करा, या दूसरा केस एक्सपोर्ट आपने 100 करा, इंपोर्ट 120 का करा, इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो गया, बीओटी जो है आपका वो आ गया अनबैलेंस। क्या आ गया,
अनबैलेंस। अब सर अनबैलेंस में भी दो सिचुएशन है, अनबैलेंस में भी क्या है, दो सिचुएशन। सर एक सिचुएशन तो ये है कि अपन एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट कम है, हाँ या ना। और एक सिचुएशन ये है कि अपन एक्सपोर्ट जो है वो कम करे, इंपोर्ट ज्यादा कर ले, हाँ या ना। सर बिल्कुल सही, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, रिसीट ज्यादा होगी, और पेमेंट हमने कम करी, तो मेरे भाई यहां पे अपने को प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट होगा या लॉस? सर प्रॉफिट, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास आए तो $100, लेकिन जाने की बारी में हमारे गए कम, यानी 80, 70, 90 कुछ भी, तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। इसलिए इसे बोलते हैं सरप्लस बीओटी या फिर फेवरेबल बीओटी। क्या बोला मैंने? सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस या फेवरेबल कब होगा? सर जब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आपने एक्सपोर्ट ज्यादा करा इसलिए आपकी रिसीट आ गई ज्यादा, आपने इंपोर्ट कम करा इसलिए आपको पेमेंट करनी है कम, तो आपके पास जो है प्रॉफिट बचेगा, विच इज नोन एज व्हाट? सरप्लस या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जो बीओटी है, अगर उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, अनबैलेंस में तो ये भी हो सकता है कि भाई एक्सपोर्ट आपने कम करे और आपने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया। अब इस केस में अब जब एक्सपोर्ट कम करोगे तो आपके पास आए तो पैसे 50 रुपए, लेकिन आपने इंपोर्ट कर दिया ज्यादा का, मतलब आपको पेमेंट करनी है 500 रुपए की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं से इधर उधर से अपनी जेब से अपने गुल्लक तोड़ के आपको जो है पैसे की पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि यहां पे आपको एक काइंड ऑफ लॉस हो गया। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डेफिशिट और अनफेवरेबल। डेफिशिट और व्हाट? अनफेवरेबल बीओटी। अगर आपने गवर्नमेंट बजट मेरे साथ पढ़ा है तो गवर्नमेंट बजट में मैंने ये पूरा बता रखा है, बैलेंस कब होता है, वही सेम रूल हो रहे हैं, वही अप्लाई हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट बजट अगर जिसको अच्छे से आता है, जिसने लेक्चर्स देखे हुए उसको तो भाई बिल्कुल क्लियर है, जिसने नहीं भी देखा यहां पे क्लियर कर लो तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है सर, सबसे पहले मैंने क्या बोला, बैलेंस ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है? करंट अकाउंट का जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम यानी गुड्स। अब इसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो डिफरेंस होता है गुड्स का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बीओटी शॉर्ट फॉर्म में। अभी जो बीओटी है ये बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। सर बीओटी बैलेंस कब होगा मेरे भाई? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जितना आया उतना गया, तब क्या है? बीओटी बैलेंस। सर अनबैलेंस कब होगा? व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉट इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब यहां पे अनबैलेंस बीओटी में दो सिचुएशन आ गई। सर पहली सिचुएशन क्या है? एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम, तो आपके पास प्रॉफिट होगा, इसलिए उस बीओटी को बोलते हैं सरप्लस और फेवरेबल बीओटी। सिमिलरली सर अगर आपने एक्सपोर्ट कम करा और इंपोर्ट ज्यादा कर दिया, पैसे आए कम, पे ज्यादा करने पड़ रहे हैं, तो मेरे भाई आपको काइंड ऑफ लॉस हुआ, जिसे हम बोलते हैं डेफिसिट या अनफेवरेबल बीओटी, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। कोई दिक्कत मेरे भाई? तो यहां पे इसका हमने कॉन्सेप्ट देखा, किसका? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। किसका? सिर्फ गुड्स वाले का, सिर्फ गुड्स, सर्विसेज मत ले लेना। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है दो पार्ट में हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब बेसिकली तीन हो गया, बैलेंस हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है और अनफेवरेबल हो सकता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? आई होप आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट एज इट इज चार्ट बना लिया हो, जल्दी से इसे नोट करेंगे। ये हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा और इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का निकला। बैलेंस हो गया बीओटी, एक फेवरेबल या सरप्लस बीओटी हो गया, और एक डेफिसिट या अनफेवरेबल बीओटी हो गया। जल्दी से ये पूरे कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया हो। सर अब मुझे एक बात बताइए सर, इसी ना थोड़ा और आगे ले जाओ ना सर, मजा ही नहीं आ रहा सर। आप ना जब तक सर पूरे मतलब एकदम क्लियर ना हो जाए ना अपने को कॉन्सेप्ट, तब तक अपने को मजा नहीं आता। तो थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाएंगे। तो मेरे भाई यहां पे हमने ये फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में स्टडी करा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज व्हाट? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस हो सकता है व्हेन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ आर इक्वल। सरप्लस या फेवरेबल हो सकता है व्हेन एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इंपोर्ट, या व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर और इंपोर्ट इज कम। इंपोर्ट इज कम, वाह क्या बात है, ये थोड़ा नया। और डेफिसिट या अनफेवरेबल हो सकता है जब एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा होगा, जो भी है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यही सेम कॉन्सेप्ट, यही सेम बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट क्या करंट अकाउंट में नहीं हो सकता क्या? सर नहीं हो सकता क्या? सर मतलब अरे मेरे भाई जैसे यहां पे सिर्फ अभी तो मैंने सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करी, इंडिविजुअली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करी है कि ये बैलेंस भी हो सकते हैं, अनबैलेंस भी हो सकते हैं, और अनबैलेंस में सरप्लस, डेफिसिट या फेवरेबल कैसा भी हो सकता है। अब यही कॉन्सेप्ट करंट अकाउंट का भी हो सकता है। सर करंट अकाउंट मतलब मेरे भाई समझ के लेना, अगर मैं इसी के बाद ये तो नोट कर लिया आई गेस आपने,
इसी को थोड़ा सा आगे लेके चले तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सर यही सेम बैलेंस, फेवरेबल और अनफेवरेबल वाला कॉन्सेप्ट किस में आ सकता है? सर करंट अकाउंट में। कैसे मेरे भाई? समझ के लो। देखो करंट अकाउंट जो है ना अपना, करंट अकाउंट जो है यानी कि सिर्फ ये वाली बात करो, पूरा ये वाला और पूरा ये वाला। करंट अकाउंट भी दो तरीके का हो सकता है, मतलब दो इन द सेंस। सबसे पहला तो बैलेंस, अनबैलेंस। अब यहां पे बैलेंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आएगा, वो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का था। सर करंट अकाउंट बैलेंस कब होगा? मेरे भाई करंट अकाउंट में दो साइड है, एक साइड पूरी क्या है? क्रेडिट आइटम, एक साइड पूरी क्या है? डेबिट आइटम। बस इतने की बात करो, इतने वाले पोर्शन की। करंट अकाउंट बैलेंस कब होगा? सर व्हेन ऑल क्रेडिट आइटम इज इक्वल टू डेबिट आइटम। हाँ है ना मेरे भाई? जब ये सारे क्रेडिट आइटम का सम, ये सारे क्रेडिट आइटम का सम और ये सारे डेबिट आइटम का सम, ये भी मिला के मान लो 100 है, ये भी मिला के मान लो 100 है, तो मेरा जो करंट अकाउंट है वो क्या हो गया मेरे भाई? बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस कब होगा? व्हेन क्रेडिट आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट इज इक्वल टू डेबिट आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट। अब क्रेडिट आइटम क्या होते हैं? मत पूछना, चाकू मार दूंगा घर आके। सच बता रहा हूं, बता दिया क्या है। डेबिट आइटम क्या होता है ये भी बता दिया क्या है। सर ऐसे अनबैलेंस भी हो सकता है। अनबैलेंस कब होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी आएगा, वो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में था। व्हेन क्रेडिट आइटम इज नॉट इक्वल टू डेबिट आइटम, तब अनबैलेंस हो गया। अब इसमें भी दो पार्ट है। अगर अपने क्रेडिट आइटम ज्यादा है डेबिट से, क्या क्रेडिट आइटम ज्यादा है डेबिट से, मतलब क्रेडिट में रिसीट पूरी मिला के ज्यादा ही है, पेमेंट पूरी मिला के कम गई है, तो हमारा पूरा का पूरा करंट अकाउंट जो है वो किस में चलाएगा? सरप्लस या फेवरेबल। और सिमिलरली अगर हमारी जो क्रेडिट आइटम है, मतलब रिसीट साइड है, वो कम है और पेमेंट साइड ज्यादा है, तो पूरा का पूरा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट या अनफेवरेबल में। हाँ है ना सर? बिल्कुल सही। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला करंट अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसके डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि बैलेंस, अनफेवरेबल और फेवरेबल तीन हो सकता है। बैलेंस होगा, इक्वल होंगे व्हेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों इक्वल है। सरप्लस या फेवरेबल भी हो सकता है, डेफिसिट या अनफेवरेबल भी हो सकता है। सिमिलरली अब मैं पूरे करंट अकाउंट की बात करूं, किसकी? पूरे करंट अकाउंट की। सर पूरा करंट अकाउंट जो है वो भी बैलेंस और अनबैलेंस हो सकता है। बैलेंस कब होगा? जब क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम दोनों इक्वल है। अनबैलेंस कब होगा? व्हेन क्रेडिट आइटम इज नॉट इक्वल टू डेबिट आइटम। अब अनबैलेंस में दो सिचुएशन, अगर क्रेडिट आइटम ज्यादा है डेबिट कम है तो फेवरेबल या सरप्लस होगा। अगर क्रेडिट आइटम कम है डेबिट आइटम ज्यादा है तो क्या होगा? डेफिसिट या फिर अनफेवरेबल। और यही सेम चीज कैपिटल अकाउंट में भी हो सकती है। सर कैपिटल में इंडिविजुअली देखो ना, अगर क्रेडिट और डेबिट इक्वल है ना? नहीं, समझ के लो मेरे भाई। ये जो कॉन्सेप्ट था ना पूरा का पूरा, ये बीओटी में अप्लाई हो रहा है, करंट अकाउंट में अप्लाई हो रहा है। लेकिन जब मैं ओवरऑल बीओपी की बात करूंगा, किसकी? ओवरऑल बीओपी की, तो ओवरऑल बीओपी कैसा भी है, मैं नहीं कह रहा बैलेंस अनबैलेंस ऐसे नहीं आ सकता, कैसा भी है, देखो ओवरऑल बीओपी, करंट कैपिटल सब कुछ मिला के बैलेंस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर बीओपी बैलेंस कब होगा? बीओपी पूरा का पूरा बैलेंस कब होगा? जब सारा रिसीट यानी क्रेडिट आइटम इक्वल होगा डेबिट आइटम के। हाँ है ना? बिल्कुल सही सर। इसको मैं मिटाता हूं। हाँ है ना मेरे भाई? सर यस सर। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी सिमिलरली जैसे सारा ये चल रहा है वैसे वो भी चलेगा। अगर पूरा क्रेडिट आइटम और पूरा डेबिट आइटम इक्वल है तो बीओपी बैलेंस है, अगर इक्वल नहीं है तो बीओपी अनबैलेंस है। अब उसमें सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी हो सकता है। लेकिन कभी भी अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आ रहा है? अनबैलेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? अनबैलेंस आ रहा है। तो मेरे भाई उसको आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। समझ के लो। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करूं इसकी, तो ये बैलेंस हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, कुछ भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अकाउंट जो है पूरा हमारा, करंट अकाउंट इंडिविजुअली बैलेंस हो कोई दिक्कत नहीं है, फेवरेबल हो कोई दिक्कत नहीं है, अनफेवरेबल हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर इक्वल है, क्रेडिट डेबिट इक्वल है, बैलेंस है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो अनफेवरेबल आ रहा है या फेवरेबल आ रहा है, मतलब अनबैलेंस है, चाहे फेवर में हो अनफेवर में हो, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, आपको उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इनको तो छोड़ दोगे ना, डेफिसिट सरप्लस कुछ भी छोड़ दोगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप अनबैलेंस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, आपको उसे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बनाना पड़ेगा। सर मतलब क्या? मतलब समझ के लो मेरे भाई। मान लीजिए आपके करंट अकाउंट और ये पूरा, ये जो करंट अकाउंट का क्रेडिट है ये और ये पूरा क्रेडिट साइड बीओपी का करंट कैपिटल मिला के ये पूरा आ रहा है। फॉर एग्जांपल सॉरी, पूरा मिला के ही आ रहा है कितना? मान लीजिए $100।
क्या बोला मैंने, करंट और कैपिटल पूरा मिला के, ये और ये सारे आइटम मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो रिसीट यानी क्रेडिट आइटम है वो कितना आ रहा है मेरे भाई, $100। कितना आ रहा है, $100। ठीक है, लेकिन अब जब पेमेंट की बारी है तो आपने काउंट करा, इंपोर्ट कितने करे, ये कितना, ये कितना, और ये सारा पेमेंट साइड यानी डेबिट आइटम ऑफ बीओपी का टोटल करा तो सर ये आ रहा है $120। ये कितना आ रहा है मेरे भाई, $120। समझ के लो, ये रिसीट साइड यानी क्रेडिट आइटम जो बीओपी के टोटल करंट कैपिटल मिला के वो $100 है, और ये जो है ये $120 है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस कुछ भी है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे अब मुझे बताओ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या वो बैलेंस है, क्या वो बैलेंस है? सर क्रेडिट आइटम पूरा 100 है, डेबिट आइटम पूरा 120 है, तो सर बैलेंस तो नहीं है। अब बैलेंस नहीं है तो क्या है मेरे भाई, सर बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हो क्लियरली यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे हो क्या रहा है सर, यहां पे क्रेडिट आइटम है $100, आपको पता नहीं मेरे को दिख रहा है, इधर लिख रहा हूं उससे, और डेबिट आइटम क्लियरली आपको दिख रहा है $120। हाँ या ना, यानी आपको क्लियरली ये वाली सिचुएशन दिख रही है, क्लियरली आपको ये वाली सिचुएशन दिख रही है, तो क्या ये बैलेंस है? आंसर इज नो। मैंने बोला था अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं है तो उसे आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है अकाउंटेंसी के, विच इज डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपको याद है मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, डेबिट क्रेडिट होता है। अब लास्ट में जब आप अकाउंट क्लोज करते हो और वो बैलेंस नहीं आता तो आप बैलेंसिंग फिगर जबरदस्ती जहां पे कमी पड़ रहा है वहां पे डाल के उसे बैलेंस करते थे, याद है ना? डबल एंट्री व्हाट कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ये कह रहा है कि भाई आपकी जो है रिसीट आई है कितनी, $100, और आपने जो पेमेंट करी है वो करी है $120। वो कितनी करी है, $120। तो यहां पे हिसाब को मैच कराने के लिए मेरे भाई आपको क्या चाहिए सर, यहां पे अपने को $20 और चाहिए, यहां पे अपने को क्या चाहिए, $20 और चाहिए, तभी तो ये क्या बनेगा सर, इक्वल बनेंगे। है ना, है ना, बिल्कुल सर। मैंने बोला अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो अनबैलेंस है तो उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको उसे बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो यहां पे इसे बैलेंस बनाने के लिए मुझे क्रेडिट आइटम में $20 चाहिए, हाँ है ना? ओके सर, तो इसीलिए इस $20 के लिए मैं कैपिटल अकाउंट में एक और कंपोनेंट ऐड करूंगा। कैपिटल अकाउंट में 4 नहीं 5 कंपोनेंट आते हैं मेरे भाई। क्या सर, लास्ट कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि यहां पे कमी पड़ रही है। कहां पे, यहां पे कमी पड़ रही है क्रेडिट साइड में। मैं यहां पे लिखूंगा व्हाट, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व। क्या लिखा मैंने, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व, और कितना यहां पे, क्योंकि $20 की कमी थी मैंने यहां $20 लिख दिया, और मुझे यहां पे 100 से काट के इसे कितना करना पड़ेगा, 120, क्योंकि डबल एंट्री क्या कहता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम रहेगा। अगर आपने यहां 120 लिखा, यहां भी 120 लिखना पड़ेगा, और जिस भी साइड कमी आ रही है ये बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या मेरे भाई, काइंड ऑफ बैलेंसिंग फिगर है, ये एक ही जगह आएगी, या तो डेबिट आइटम में आएगी, अगर डेबिट कम होगा, यहां पे क्रेडिट कम था तो क्रेडिट में आ गई, हाँ कि ना? यस सर। तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है ये, लेकिन कब अराइज होगा, ये सिर्फ तब अराइज होगा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनबैलेंस होगा। वो क्या होगा, अनबैलेंस। सर मतलब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है, डेबिट क्रेडिट इक्वल है, तो क्या ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व अराइज होगा? आंसर इज नो। तब इसकी कोई नीड नहीं है, तब तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, डेबिट अगर क्रेडिट के इक्वल है, तब क्या जरूरत कब है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन की मेरे भाई? जरूरत तब है सर जब या तो डेबिट ज्यादा है या डेबिट कम है, मतलब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, तभी ये अराइज होगा, और होगा एक ही साइड। सर क्यों? अब जैसे यहां पे ये ज्यादा था ये कम था, तो जहां पे कमी पड़ रही थी आपको वहां डालना है, और सर ये देगा कौन? अब समझ के लो, आपने पेमेंट कर दी $120, हाँ कि ना? यस सर। और आपको जो रिसीट आएगी वो आएगी $100। अब आपकी जेब में 100 है, लेकिन आपको पेमेंट 120 की करनी है, तो $20 लेने के लिए किसकी हेल्प लोगे आप? तो सर यहां पे कौन ये $20 देगा? ये देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज सेंट्रल बैंक, RBI। और इसकी वजह से आपको, क्योंकि रिजर्व बैंक को अपनी तिजोरी में से हाथ डाल के $20 निकालने हैं और उसकी पेमेंट करने के लिए देने हैं, इसलिए जब यहां पे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आएगा तो इससे देयर इज डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। देयर इज व्हाट, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व पड़ा हुआ है उसमें से हमें निकाल के देना पड़ेगा ना भाई पेमेंट के लिए, इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर। सिमिलरली सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है। क्या सर? मान लो भाई क्रेडिट जो है वो कितना है,
$100, लेकिन जो डेबिट है वो कितना है $80। सर हाँ बिल्कुल हो सकता है, हाँ है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या हो रहा है सर, अब थोड़ा फेवरेबल फॉर्म में आ रहा है, लेकिन कुछ भी आए अपने को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, आपको डेबिट क्रेडिट को इक्वल बनाना ही पड़ेगा। इसलिए इस बार आपको इसे 100 करने के लिए यहां पे $20 देना पड़ेगा, यहां पे $20 लिखना पड़ेगा। तो नाम क्या आएगा, नाम तो ये आएगा मेरे भाई ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व। नाम क्या आएगा, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व। कितने का, $20 का। अब मुझे एक बात बताओ, आपने रिसीट करी $100, आए आपके पास $100, और जो हमने पेमेंट करनी है वो करनी है $80 की, तो मतलब $20 आपकी जेब में बचे नहीं बचे। हाँ सर, तो ये कौन रखेगा। अरे मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, जब देने की बारी आई थी तो किसको बुलाया था सर, आरबीआई आया था, अपनी तिजोरी में से पैसे दिए और डिक्रीज हो गया फॉरेन एक्सचेंज। तो जब एक्सेस मिलेगा और लेने की बारी आएगी तो कौन आएगा सर, आरबीआई। ये भी कौन रखेगा, ये आरबीआई रखेगा। और इसकी वजह से जब ये डेबिट साइड आता है, जब ये किधर आता है डेबिट साइड, इसकी वजह से इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज होता है। क्या होता है, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। हाँ या ना, ओके सर, ओके सर, समझ गए सर, समझ गए। तो मेरे भाई समझ के लेना, ये जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व है, या तो ये क्रेडिट आइटम में ही आएगा या फिर ये डेबिट आइटम में ही आएगा, दोनों में से एक ही जगह आएगा। ठीक है, जहां पे भी कमी पड़ रही होगी वहां पे आएगा। अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आएगा, जिसमें आरबीआई अपनी जेब से पैसे देगा और जिसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, जो रिजर्व है उसमें से पैसा कम हो जाएगा। और अगर फॉरेन एक्सचेंज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व जो है वो किधर आ रहा है मेरे भाई, वो डेबिट आइटम में कमी पड़ के डेबिट आइटम में आया बैलेंस शीट फिगर, तो यहाँ पे एक्सेस जो भी मिल रहा है वो आरबीआई को मिलेगा और उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये था आपका बीओपी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज हमने देखा, जो कि क्या है मेरे भाई, सबसे पहले हमने देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड। सबसे पहले हमने क्या देखा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है मेरे भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है सर वो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डिफरेंस इज व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगर मैं उसके आगे बात करूं तो हमने देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस हो सकता है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या हो, इक्वल। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अनबैलेंस होगा जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल नहीं है। इसमें फर्दर दो बात है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करा इंपोर्ट कम करा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आएगा, फेवरेबल या फिर सरप्लस। अगर आपने एक्सपोर्ट कमाई इंपोर्ट ज्यादा कर दिए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या आएगा, डेफिसिट या फिर अनफेवरेबल। और यही सेम सिचुएशन करंट अकाउंट के साथ भी हो सकती है। करंट अकाउंट बैलेंस कब आएगा, जब क्रेडिट आइटम इज इक्वल टू डेबिट आइटम होंगे सारे। अनफेवरेबल या फेवरेबल भी आ सकता है। फेवरेबल कब आएगा, जब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। अनफेवरेबल कब आएगा, जब क्रेडिट कम है डेबिट ज्यादा है। हाँ या ना, ओके सर। लेकिन क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसा होगा क्या, सर नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बैलेंस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तब तो इसका कोई काम ही नहीं है, तब ये आएगा क्या, तब तो कोई जरूरत ही नहीं सर। क्यों सर, कैपिटल अकाउंट में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कब आता है सर, इसलिए आएगा जब आपका बीओपी जो है वो अनबैलेंस होगा। अगर वो ऑलरेडी बैलेंस है तब ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व का कोई काम नहीं है। कैपिटल अकाउंट में कब अराइज होगा, सिर्फ बैलेंस करने को आता है। ठीक है ना, जब भी अनबैलेंस बीओपी बनेगा उसे बैलेंस करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो बीओपी अगर बैलेंस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीओपी अनबैलेंस है, अनबैलेंस में क्या हुआ, आपकी जेब में पैसा कम आया और आपने पेमेंट ज्यादा कर दी, तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्रेडिट आइटम में आएगा, जिसकी वजह से जो आरबीआई को पे करना पड़ेगा और इससे कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन इस साइड आए डेबिट में, तो यहां पे आरबीआई को एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ आया हो। जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो यार जल्दी से अभी इसी को हम आपको थोड़ा और टेबलर प्रेजेंटेशन में समझाते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल एज इट इज एक प्रॉपर पेज में लिखो, क्योंकि सारी बातें इसी में ऐड होंगी। अब ये जो बातें मैंने लिखवाई थी आपको बिल्कुल सेपरेट लिखनी है, क्योंकि इस पेज को आपको ढंग से नोटिंग करनी है। अब इसमें ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग करके आइटम भी आएंगे, उनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस पेज को आप ढंग से अलग से करो। अब जो नोट करवा रहे हो बिल्कुल अलग से पेज में करना। ठीक है, तो अब देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बात बताई बस यही आपको जल्दी से एक बार लिखवा देते, थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा देते, फिर हम अपना आगे इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया अपना। सबसे पहले तो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जो बीओपी है वो क्या हो सकता है सर, वो बैलेंस हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, बैलेंस। और सेकंड इज व्हाट सर, अनबैलेंस। बैलेंस हो गया और अनबैलेंस। इस तरीके से टेबलर बना लो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आप हो जाएगा।
अगर बीओपी में बात करूं किसकी, बैलेंस की, तो बैलेंस का मतलब है जब सारे के सारे क्रेडिट आइटम्स इक्वल होंगे सारे के सारे डेबिट आइटम्स के, हाँ या ना। या फिर मैं और बेटर वे में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं जब रिसीट जो है, जो रिसीट साइड है बीओपी की, वो इक्वल होगी इसके पेमेंट साइड के। बोलो हाँ या ना, यस सर। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस कब होगा सर, बीओपी बैलेंस तब होता है जब क्रेडिट आइटम सारे इक्वल होंगे डेबिट आइटम के, यानी रिसीट साइड इक्वल होगी पेमेंट साइड के। अब अनबैलेंस जो है, वैसे मैंने बोला था बीओपी अनबैलेंस है तो उसे हमें 100% बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, हम अनबैलेंस में छोड़ नहीं सकते। लेकिन अनबैलेंस में भी फर्दर दो पार्ट तो होते हैं सर। क्या सर अनबैलेंस में क्या होगा मेरे भाई, अनबैलेंस में दो सिचुएशन है, या तो अनबैलेंस में एक सिचुएशन होती है क्रेडिट इज ग्रेटर देन व्हाट, डेबिट। क्रेडिट जो है वो कम, वो ज्यादा है डेबिट से, यानी कि यहां पे हो क्या रहा है, या मैं ऐसे बोल दूं क्या, रिसीट साइड जो है इज व्हाट ग्रेटर देन पेमेंट साइड, हाँ या ना सर, यस सर। इसकी वजह से अपना इसे हम क्या बोल सकते हैं, सरप्लस बीओपी, इसे क्या बोलेंगे, सरप्लस बीओपी। और क्योंकि यहां पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, सरप्लस बीओपी आ रहा है, इसीलिए अपने को अब बैलेंस को इक्वल तो करना पड़ेगा ना, बैलेंस छोड़ नहीं सकते। तो डेबिट साइड में हम लिखते हैं क्या सर, डेबिट साइड में हम लिखते हैं ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व, और ये आरबीआई की जेब में जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो मेरे मतलब सरप्लस बीओपी में फॉरेन एक्सचेंज में क्या आता है, इंक्रीज इन फॉरेक्स आता है, और ये कौन रखता है सर, ये रखता है आरबीआई। इसकी वजह जो कस्टडी होती है वो कौन रखता है, आरबीआई। सिमिलरली एक सिचुएशन अनबैलेंस में हो सकती है क्रेडिट इज लेस देन डेबिट, यानी आपकी रिसीट जो है वो कम आई लेकिन आपकी जो पेमेंट है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से बीओपी कैसा बनेगा, डेफिशिएंट बीओपी। कैसा बनेगा, डेफिशिएंट बीओपी। और डेफिशिएंट बीओपी जब बनेगा तो क्रेडिट साइड क्योंकि कम है तो अपने को इक्वल बनाने के लिए क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व। इस बार किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। और इसकी वजह से जो डिक्रीज आता है किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में, और वो भी पे कौन करेगा, आरबीआई ही पे करता है उसे भी अपनी तिजोरी में से। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो ये आपका टाइप्स ऑफ पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस, अनबैलेंस में भी फर्दर दो टाइप। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन सिर्फ आप नोटिस करो कब आ रहा है, जब अनबैलेंस बीओपी बन रहा है। क्या बैलेंस की सिचुएशन में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो है वो कहीं दिख रहा है आपको, नहीं सर। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व सिर्फ अराइज होता है इस केस में, ओनली किसमें, अनबैलेंस के केस में ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व आएगा। और किस साइड आएगा वो डिपेंड करता है, सरप्लस में वो डेबिट साइड आएगा और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज होगा, और अगर मैं डेफिशिएंट की बात करूं तो क्रेडिट कम है तो क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा, डिक्रीज इन फॉरेक्स होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज टाइप्स ऑफ बीओपी बीओटी देखा और ये सारे कॉन्सेप्ट करे। अब इसकी नेक्स्ट क्लास मतलब आई होप 1 या 2 लेक्चर और में हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम करने वाले, ठीक है। तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए।